हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11। आज हम लोग बात करेंगे कुछ कंडीशंस के बारे में जो बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग के नेचर को डिसाइड करने वाले कई पैरामीटर हैं जिसके आधार पर हम लोग कंपाउंड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। तो उसी में से कुछ मेन पैरामीटर्स जो हमारे सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं बुक में, हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पूरा देख करके शेयर कीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। एलिमेंट भी होते हैं जो डायटॉमिक हैं, ट्राई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक हैं, तो उनमें भी एक से अधिक एटम आपस में मिलते हैं। अब एटम के मिलने का जो टाइप होता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट भी हो सकता है, कोवैलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में कर चुके हैं। तो जब बॉन्ड बनते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत हद तक और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी उनके बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करती है। तो हम सिंपली तो एक बॉन्ड का देते हैं, केमिकल बॉन्ड है, चाहे आयनिक हो, चाहे कोवैलेंट हो या कोऑर्डिनेट हो, लेकिन केवल बॉन्ड का देने से उसके सारे बातों को हम नहीं समझ सकते हैं। उनको समझने के लिए हमको उनके डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिस्कस करना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिस पर हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं, कंपाउंड के नेचर को समझ सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, तो उन्हीं में एक आता है पहला टॉपिक हमारा कि बॉन्ड लेंथ। नाम से ही क्लियर है कि जब दो एटम आपस में जुड़े हों किसी बॉन्ड के द्वारा, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसका बॉन्ड लेंथ होगा। कहीं भी दो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एटम है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, एक एटम है, यहाँ पर आपस में कुछ न्यूक्लियस है, इसका जुड़ा हुआ है, तो इसका भी कुछ पार्ट है, इसका भी कुछ पार्ट है, ये जुड़े हुए हैं। तो आप इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। तो दो एटम कहीं भी जुड़े हों किसी सीक्वेंस में, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। सिंपली समझने के लिए आप इसी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of the two bonded atoms in a molecule। किसी भी एक मोलिक्यूल्स में जो दो एटम बॉन्डेड हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो नॉर्मल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग उनका बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। इट इज मेजर्ड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये सब कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके आधार पर उसका मेजरमेंट किया जाता है। हम लोगों को हाउ टू मेजर नहीं देखना है, हम लोगों को उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आइडिया रखना है। जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पर इनके बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बस हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई ये स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे डिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और ये बॉन्ड लेंथ जो होता है तो जितना ये डिपेंड करेगा आपको बॉन्ड एनर्जी पर। बॉन्ड एनर्जी जो होती है जब ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जब बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी तो बॉन्ड लेंथ रेस्पेक्टिवली ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम कि बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो जनरली हम लोग समझते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल में सीधा ही जुड़ा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है।
जब दो ही एटम हैं, कहीं भी दो एटम है, तो आप जानते हैं ज्योमेट्री में कि दो पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो कहीं भी स्पेस में अगर दो एटम रखेंगे तो उनको मिलाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी उनका लीनियर ही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब दो से ज़्यादा एटम आते हैं कंपाउंड में, तो उस कंडीशन में उनका जो डिजाइन होता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। किसी का लीनियर हो सकता है, किसी का कुछ टेढ़ा हो सकता है, डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। तो हम लोग उनके डिटेल्स की बात करेंगे जब शेप्स ऑफ एटम कंपाउंड से मॉलिक्यूल्स में आयंस में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो देखेंगे वहाँ पर। लेकिन एक जनरल आइडिया है कि इसमें कुछ चेंजेज आ सकते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग वाटर में देखते हैं, तो वाटर में फॉर्मूला तो लिखते हैं H2O। तो H2O में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, और CO2 लिखते हैं तो उसमें भी एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क समझिएगा। यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं बॉन्ड एंगल को डिफाइन करके। हाइड्रोजन के केस में कि वाटर के केस में इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or ion. It is expressed in degree which can be experimentally determined by a spectroscopic method. तो बॉन्ड एंगल क्या होगा कि इट इज डिफाइंड द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहे हैं, तो उनके जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो उनके बीच में अलग अलग बॉन्ड के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है, वही एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है। और इसको भी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से मेजर करते हैं। और इससे क्या फायदा होता है, बॉन्ड एंगल से क्या पता चलता है? तो बॉन्ड एंगल से हम लोग ऑर्बिटल के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके बीच में सेंट्रल एटम के साथ उनका कैसा अरेंजमेंट हो रहा है, इसके बारे में समझ सकते हैं। या यूं कहे कि हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल बना है उसका शेप कैसा होगा। तो जैसे ये HOH बॉन्ड यानी वाटर में H2O में देख रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो ऐसे सिंबल में तो हम लिखते हैं कि HOH, तो सीधा एक लाइन में लिखे हैं। लेकिन वास्तव में जो O के साथ दोनों H बॉन्ड जुड़े हैं तो वो लीनियर नहीं होते। यानी ऐसा नहीं होता कि बीच में ऑक्सीजन आ जाए, एक साइड इधर है, इधर हाइड्रोजन छूट जाए और दोनों के बीच में 180 का एंगल, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग H2O को दिखाते हैं कि जैसे O एक है तो सेंट्रल एटम हो गया। अब O के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना, तो इन दोनों के बीच में हमारा 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। दोनों OH बॉन्ड के बीच वाटर में 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। यानी H2O के लिए बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 104.5 डिग्री। तो इसका शेप जो हुआ लीनियर नहीं हुआ, ये लगभग एक ट्रायंगुलर शेप ऐसे बना दिया, ऐसे देख सकते हैं इसको, एंगल यहाँ पर हो गया। और यही चीज अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 के लिए देखिए, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ये तो इसका था। और CO2 में देखते हैं तो कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी यहां पर दो का शेयरिंग हो गया, यहां भी दो का शेयरिंग हो गया। तो कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन रहते हैं और इनका डबल बॉन्ड बनता है। तो इसमें ये जो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन है, तीनों मिलाकर के स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यानी इनके बीच में जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है, यानी इनका शेप लीनियर होता है। और जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक सेंटर है, तो एंडिंग एटम है, तो इसका लीनियर नहीं होता है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि लीनियर क्यों नहीं होता है?
तो इसके कारण के बारे में हम लोग आगे करेंगे। ये चीज डिपेंड करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। क्योंकि इसमें बॉन्ड बना तो कार्बन जो सेंट्रल एटम के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उसके पास कोई भी नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपना सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लीनियर शेप बनाएगा, एक साइड में एक दूसरे साइड में। लेकिन जब H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, वहां पर कोवैलेंट बना लिए। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी वो बॉन्डिंग में शेयर नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में बॉन्डिंग वाला एक साइड हो जाता है और नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं एक साइड जाएंगे। तो अब ये जब 4 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप जानते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड को भी ये दोनों तरफ से, बॉन्ड सीधा नहीं होकर के इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे और बॉन्ड आपका एक यहाँ पर 180 डिग्री से कम हो जाएगा। तो यही केस होता है। ये बॉन्ड का शेप जो होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इफेक्टेड होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो है तो लीनियर होगा, लेकिन लोन पेयर है तो उस कंडीशन में उसका टिल्टेड होगा और उस कंडीशन में कुछ एंगल बनेगा कि 180 डिग्री से अदर होगा। अब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर पर भी डिपेंड करता है। अगर कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अगर ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि उसको ज्यादा बेंड किया जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल की बात है। अब इसके बाद आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। कोई कंपाउंड है उसको गैसियस स्टेट में ले लिए हैं और उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके उसको तोड़ना है। तो तोड़ने में 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी वही एनर्जी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो देनी पड़ेगी यानी सिस्टम में ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा आपका पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ पार्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। इट्स यूनिट, इसका यूनिट जो होता है मोल से रिलेटेड हो गया। एनर्जी है तो जूल में होता है ऐसा यूनिट, लेकिन एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो किलो जूल यूज करते हैं और हर ईच मोल के लिए चाहिए, तो इसलिए इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल। अब एग्जांपल के तौर पर एचएच बॉन्ड की जो एंथैल्पी होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है H2 मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी एनर्जी होती है 435.8 किलो जूल पर मोल। ऐसे यानी H2 गैस है, इसको तोड़ेंगे जब आप H एटम अलग होगा, H एटम अलग होगा, दोनों H एटम अलग होंगे तो उनके लिए रिक्वायर्ड बॉन्ड एंथैल्पी होगी 435.8 किलो जूल पर मोल। इसको ऐसे डेल्टा ए एच से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से O2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी 498.0 किलो जूल पर मोल होती है। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन की 946 किलो जूल पर मोल होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, एच एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आपकी कम है। उससे ज्यादा एनर्जी O2 में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर बढ़ रहा है। उसी तरीके से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी और ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए जाएं तो उसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी,
डबल बॉन्ड होगा तो उससे ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उससे ज़्यादा होगी। यानी सिंगल डबल ट्रिपल में सबसे मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड की और मैक्सिमम होती है ट्रिपल बॉन्ड की। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है तो उसके बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कम होते जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, तो स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो आपको उसको तोड़ना होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा होगा तो नज़दीक नज़दीक होगा। अब हम दूर से हो, एक नज़दीक से हो, तो दूर से हैंड शेकिंग किए, कम जुड़ाव है। अगर हम हक कर लिए तो उसमें क्या हो गया कि एक दूसरे के नज़दीक हो गए, तो नज़दीक होने पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी बॉन्ड लेंथ वहाँ पर कम हो जाता है। अब इसमें ये भी याद रखना है आपको कि लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मोलिक्यूल, यानी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगा। उनको अलग करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर अगला टॉपिक आता है, अगला पैरामीटर आता है बॉन्ड ऑर्डर। तो इट इज इन द लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ टू वैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मोलिक्यूल, यानी दो एटम्स के बीच में लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो लिखते हैं, चाहे लेविस स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेविस एक्सप्रेशन करते हैं, तो उसमें दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उन नंबर ऑफ बॉन्ड को ही हम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे H2 में लिया जाए तो HH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड है, तो H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो OO के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आप जानते हैं। तो जब OO के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी दोनों तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसलिए O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें, तो नाइट्रोजन में हम देखते हैं कि N के बीच में NN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो इस तरीके से जो सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे दोनों के बीच में, वही उनका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। फिर लेटर ऑन हम लोग इसका डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ओवरऑल आइडिया यही रखना है कि जो बॉन्ड दो एटम के बीच में बन रहे हैं वही उनका बॉन्ड ऑर्डर है। फिर isoelectronic molecules and ions have identical bond orders। ये एक प्रॉपर्टी बॉन्ड ऑर्डर की है, ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक टर्म मिला isoelectronic molecules, यानी ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो डिफरेंट कंपाउंड्स के या डिफरेंट आयंस के मॉलिक्यूल हों और उनमें इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या अगर सेम हो तो उनको हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स की विशेषता होती है कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 एंड O2 माइनस, तो F2 का मतलब फ्लोरीन हुआ, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो एक फ्लोरीन में आप जानते हैं कि टोटल 9 होते हैं, तो एक फ्लोरीन में 9, तो दो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 9 2 जा 18। तो फ्लोरीन F2 में 9 इलेक्ट्रॉन है, O2 2 माइनस, तो O में 8 होता है एक में, तो 8 2 जा 16 और 2 माइनस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और आयन के फॉर्म में आए हुए हैं आयनिक करने के लिए। तो इसका मतलब कि 2 और ऐड कीजिए, पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे और निगेटिव है तो ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो 2 निगेटिव है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और एडेड है। तो O2 में तो एक्चुअली 16 थे और 2 ऐड हुए तो 18 हो गए। तो अब ये दोनों F2 और O2 2 माइनस ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। तो इनमें दोनों में बॉन्ड ऑर्डर जो है इनके बीच में 1 का होता है। इसी तरीके से BO ऑफ CO एंड NO प्लस,
तो CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इनमें और NO हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि CO के बीच में तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, तो 6 और 8 मिलकर के 14 हो गए, यानी इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन। अब NO की बात करें तो N में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स और O में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 और 8 मिलकर के 15, लेकिन प्लस है, प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो 15 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस किए तो कितना बचा 14, तो 14 बचा। तो इसका मतलब कि CO और NO प्लस ये 14 इलेक्ट्रॉन दोनों करते हैं, यानी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल्स हो गए। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल्स हो गए तो इनमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है इसमें। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को ध्यान में रखने के लिए आपको ये समझना है कि जो जो लिए गए हैं उनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और उसके बाद प्लस है तो जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए टोटल में से, अगर माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर को देखा, और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम लोग बात करते हैं आइसोस्टर्स की। तो आइसोस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरह ही होते हैं। तो ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और अगर उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम भी सेम हो तो वैसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। तो मोलिक्यूल्स ऑफ आयंस, मोलिक्यूल्स ऑफ आयंस मोलिक्यूल्स और आयंस पॉलीएटॉमिक जो है containing the same number of atoms and the same number of electrons are called isosters। इनकी विशेषता होती है कि ये सिमिलर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप का होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे देखिए आइसोस्टर्स का नाम दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। तो इसमें जो कुछ स्पीशीज दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड ईमेल्स वगैरह में, तो वहां पर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ समझ जाएंगे। जैसे देखिए N2 है, इसमें N के 2 एटम, तो नंबर ऑफ एटम 2 हो गए, और इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो एक N में 7 होते हैं, तो N2 है तो 7 2 जा 14 हो जाएंगे। ऐसे CO और NO प्लस में देखे थे, CH में भी देखेंगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 और 7 मिलकर के 13, और एक माइनस है तो एक और आ गया तो 14, यानी ये चारों में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों के 2 एटम है चारों में। तो इसका मतलब कि अगर इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ही CH4 और NH4 प्लस, यानी मीथेन में और अमोनियम में दोनों में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 है, क्या कि एक 4 है और एक C है, चाहे इधर एक N है, तो 5 हो गए। और इसमें हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन में 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन में 4 हुआ, और कार्बन में 6, तो टोटल 10 हो गया। यहाँ पर है नाइट्रोजन में 7 होते हैं और हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन में 4 हो गए, तो 7 4 11 और एक प्लस है, यानी एक कम हो गया तो 10। तो इस तरीके से बाकी भी जो दिए गए हैं आप इनको देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ दिया गया है, उनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद एक टर्म और देखते हैं आज के वीडियो में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका डेफिनेशन पर हम लोग देख लेते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ द एग्जिस्टेंस of 2 or more valence bond structures, the phenomenon of the existence of 2 or more valence bond structures for a given substance is called resonance or mesomeric, and such compounds are called resonance hybrid of all the possible or alternate structures. The alternate valence bond structures are called resonating structures or mesomeric
फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इसमें क्या देखिए कि जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक जो वैलेंस बॉन्ड्स रहते हैं तो उनके बॉन्ड में जब एक से अधिक टाइप से अरेंजमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल सेम, कंपाउंड सेम, उनका नेचर सेम है, लेकिन उनमें जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर है वो एक से अधिक टाइप से फॉर्म हो सकता है। तो वैसे डिफरेंट फॉर्म्स को, उस टाइप की घटना को, यानी एक ही कंपाउंड में एक से अधिक टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन की घटना को, जो कंपाउंड सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उनका बॉन्ड फॉर्मेशन अलग अलग पॉसिबल है, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन के एग्जिस्टेंस की घटना को ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। और इसमें जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड तो एक ही प्रॉपर्टी अपना दिखाता है, ओवरऑल सारे बॉन्ड का एवरेज प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं दिखाता है, तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और जो उसके डिफरेंट पॉसिबल फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म, उनको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मेसोमेरिक फॉर्म्स या स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यूरिया को देखते हैं, तो यूरिया का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये होगा आपका, कार्बन से डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, NH2 यहाँ भी है, NH2 यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसके अनुसार, ये तो आपका लिख दिए लेविस स्ट्रक्चर, तो इसके अनुसार प्रॉपर्टी जो है, तो यहाँ पर इसको डायबेसिक होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, कहीं पोलरिटी नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी शो कर। लेकिन ये देखा जाता है कि आपका मोनोएस्टिक होता है और फिर ये आपका ये पोलरिटी शो करता है। तो अब इस स्ट्रक्चर में तो पोलरिटी का ही नहीं आ रही, लेकिन ये पोलर है। अब पोलर कंपाउंड क्या होता है हम इसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो वहां मिलेगा आपको। लेकिन अभी समझ लीजिए कि उसमें पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और जिस कंपाउंड में पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट एटम्स पर, तो उनको हम लोग पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर लिखते हैं तो इसके 3 फॉर्म पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन से 3 जुड़ा है, 1 2 3। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड O के साथ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड N के साथ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड इस N के साथ भी हो सकता है। तो टोटल सेंटर से 3 तरह के अलग अलग स्पीशीज जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 तरह के उसके फॉर्म मिल सकते हैं। तो जैसे देखिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से वो जुड़ा था, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर दोनों N से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये NH2 इधर भी है, NH2 यहाँ भी है, नाइट्रोजन के पास 2 है। और इसमें हम देखते हैं इसका सेकंड स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये 1 पर चला गया, तो एक NH2 पर चला गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपके 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब 6 आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन का 6 रहा, और कार्बन से एक ये डोनेशन हुआ इस साइड में, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज बन गया, और यहाँ पर एक प्लस चार्ज बन गया, और यहाँ पर आपका NH2 जैसे इसमें था वैसे ही रहा। तो एक बार डबल बॉन्ड C और O के साथ हुआ, एक बार डबल बॉन्ड इसका NH2 के साथ हुआ एक साइड में, और फिर इसी का एक दूसरा फॉर्म हो जाएगा कि इसके साथ हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल हो जाएगा, दोनों सिंगल स्पीशीज है। तो जहाँ डबल बॉन्ड हो रहा है NH2 के साथ, वहाँ प्लस बन जा रहा है, और यहाँ पर आपका माइनस ऊपर बन जा रहा है। उस तरीके से यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बन जा रहा है, इसमें प्लस माइनस नहीं बन रहा है, लगभग सिमिलर इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये 3 कैनोनिकल फॉर्म मिलते हैं यूरिया के। अब ऐसे ही अगले वीडियो में हम कुछ और कंपाउंड्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को देखेंगे, क्योंकि इससे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स की सहायता से अगले वीडियो में समझेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस को फिर से रिडिफाइन कर लेंगे और उसके कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो टर्म दिए गए हैं उसका डिस्कशन आप देख लिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उस पर रिलेटेड जो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो आपके बुक में जो प्रैक्टिस बुक आप कर रहे हैं उससे, तो उससे आप बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।